पॉइंट्स आते हैं। पहला है पीपल्स पार्टिसिपेशन, दूसरा है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा है इक्वालिटी एंड जस्टिस। आप घबराइए मत, ये 3 पॉइंट क्या है कुछ ही देर में मैं आपको ये समझाऊंगा, मगर उससे पहले आइए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। ये बात है साउथ अफ्रीका की। ये मैप मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो एस्पायरेंट्स ने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जिसके ईस्टर्न साइड पे है इंडियन ओशन, वेस्टर्न साइड पे है अटलांटिक ओशन, और इसका जो सदर्न मोस्ट कंट्री आपको ये दिखाई दे रहा है ये है साउथ अफ्रीका। इसी की बात करेंगे हम इस कहानी में। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। अब साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग थे। 3 तरह के लोग, जी हां, 3 तरह के लोग। एक थे वाइट पीपल यानी कि गोरे लोग, एक थे ब्लैक पीपल, और एक थे इंडियंस। जो वाइट थे वो वहां पर आके सेटल हो गए थे। मुख्य रूप से मेनली साउथ अफ्रीका वॉज ऑफ ब्लैक पीपल हु वेर नेटिव टू दैट लैंड। ये ब्लैक पीपल, ये काले लोग या अश्वेत लोग जो वहां रहते थे, ये उन्हीं का उन्हीं का देश था। और इंडियंस वो थे जो वहां पे ट्रेड करने के लिए जाते थे या एज ए लेबरर वहां काम करते थे। अब साउथ अफ्रीका में नियम था, वो था एपर्थेइड लॉ। हम सभी लोगों ने एक शब्द सुना हुआ है, उसको हम कहते हैं ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, जिसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग के लोग एक साथ भाईचारे और खुशहाली से रहते हैं। एपर्थेइड शब्द बना है डिफरेंट हुड से, यानी कि इस नियम के अनुसार व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल एंड इंडियंस हैव टू लिव सेपरेटली। इनको अलग अलग रहना पड़ता था, ये आपस में मिंगल नहीं हो सकते थे। ये तीनों प्रकार के लोग, व्हाइट, ब्लैक और इंडियंस, इनके लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट भी था, अलग अलग बस स्टॉप थे, अलग अलग एजुकेशन सेंटर्स भी थे। अब आप सोचिए, एक बस स्टॉप है, यह है व्हाइट पीपल के लिए, एक दूसरा बस स्टॉप है, यह है ब्लैक पीपल के लिए। अगर इनमें से कोई बीमार पड़ जाए और किसी को अस्पताल भी जाना है तो इनके लिए अलग अलग एम्बुलेंस भी थी। कितनी दुख की बात है। और जो सफेद लोग यानी कि व्हाइट पीपल के लिए जो एम्बुलेंस थी, दैट वेर वेल इक्विप्ड। लेकिन जो ब्लैक पीपल थे उनकी एम्बुलेंस में अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी। ये तो दुख की बात थी ही। सबसे बड़ी दुख की बात, सबसे बड़ी दुख की बात तो ये थी कि सिर्फ वहां पे श्वेत लोगों को, यानी ओनली व्हाइट पीपल वेयर अलाउड टू वोट। वहां पे अश्वेत यानी ब्लैक पीपल वेयर नॉट अलाउड टू वोट। अब कोई भी शहर होगा, उसमें कुछ अच्छा इलाका होता है, सेंट्रलाइज्ड एरिया होता है जहां की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, और कुछ बैरन एरिया होगा या ड्रॉट प्रोन एरिया होगा जहां सूखा पड़ने के आसार ज्यादा होते हैं, जहां जमीन में पानी कम होता है। जो अच्छी जमीन थी वो व्हाइट पीपल के लिए रिजर्व करके रखी हुई थी। सोचिए, इतनी बुरी हालत तो पहले ही थी, बस स्टॉप भी अलग है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अलग करके रखा है आपने, यहां तक कि स्कूल्स और कॉलेज भी अलग है, अस्पताल भी अलग है, एम्बुलेंस भी अलग है, वोटिंग का अधिकार भी सिर्फ सफेद लोगों को है। और अब तो जो जमीन थी जिस पर लोग रहते हैं, उसमें से भी अच्छी जमीन आपने सफेद लोगों को दे दी। ये सब हम बात कर रहे हैं एपर्थेइड लॉ की। कितनी दुख की बात है। ये लोगों को सेपरेट करता है ये नियम। व्हाइट्स को सुपीरियर माना जाता था। ये तो ऊपर के इन सभी उदाहरण से हमको समझ में आ ही गया। फिर एक बार की बात है, एक ब्लैक टाउनशिप थी, यानी कि एक नगर था, एक एक काले लोगों के लिए, है ना, अश्वेत लोगों के लिए, जिसका नाम था सोवेटू। अब ये जोहेनसबर्ग में आता है साउथ अफ्रीका में। अब बात इसमें यह है कि वहां पर एक प्रोटेस्ट चल रही थी। प्रोटेस्ट किस बात को लेके? प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर बच्चे, और उन बच्चों में से एक स्टूडेंट था हेक्टर। अरे,
क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? क्या बात है? आपकी समस्या क्या है? समस्या ये थी कि अफ्रीका की ही एक बोली जाने वाली भाषा है जुलू। अब आप सोचिए, आप भारत में रहते हैं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है ज्यादातर राज्यों में। कल को कोई हमारे देश पर आकर हम पर राज करने लगे और बोले हिंदी नहीं बोलनी है, उनकी XYZ भाषा बोलनी है आपको, ऐसा फोर्स किया जाने लगे आपके ऊपर, कितना दुख होगा आपको। अब सोचिए वहां की कंडीशन, वहां की सिचुएशन। हेक्टर अपने सभी दोस्तों के साथ प्रोटेस्ट कर रहा है, हमको भी जुलू सीखने दीजिए, ये हमारी भाषा है। मगर क्या हुआ कि पुलिस ने उन सभी प्रोटेस्टर्स को बहुत मारा, इतना मारा, इतना मारा, और भीड़ पर चला दी गोली। और उसी एक गोली में से हेक्टर की दुखद मौत हो जाती है। बहुत दुख की बात है। सोचिए, अपनी ही भाषा सीखने के लिए अपने ही स्कूल कॉलेज में हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें और हम पर गोली चला दी जाए। हेक्टर की 30 अप्रैल 1976 को, 30 अप्रैल 1976 को मौत हो जाती है। मगर अब ये एक रेवोल्यूशन बन जाता है। आप सभी लोगों ने ये नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला। इन्होंने ये बन जाते हैं नेता, लीडर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, और ये छेड़ देते हैं एक जंग सभी व्हाइट पीपल के अगेंस्ट। और अंत में क्या होता है? फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, साउथ अफ्रीका बन जाता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब अब वहां पे पावर आ गई है लोगों के पास, यानी कि पीपल के पास। साउथ अफ्रीका बनता है डेमोक्रेटिक 1994 में। इन्होंने इतनी मेहनत की थी कि इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, इनको भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया था। और जब साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक बन गया, तब फाइनली जाके ऑल रेसेस बिकेम इक्वल। अब कोई भेदभाव नहीं है व्हाइट, ब्लैक और इंडियंस में। हमेशा याद रखिएगा, बुराई की कभी जीत नहीं होती है, अंत में जो सच्चाई है उसकी जीत होगी। सत्य प्रताड़ित हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता, और साउथ अफ्रीका से भी हमको यही देखने के लिए मिला। अब आप लोग के मन में ये सवाल चल रहा होगा, हमको ये साउथ अफ्रीका की कहानी क्यों सुनाई जा रही है? वो इसलिए क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो है, उसका पहला की एलिमेंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन। हमने साउथ अफ्रीका में भी देखा, लोगों ने रैलीज निकाली, लोगों ने झगड़े किए, लोगों ने प्रोटेस्ट की, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। उसी तरीके से कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उसका एक की एलिमेंट, मुख्य की एलिमेंट होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट। तो लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? सबसे पहले, सबसे मुख्य रूप से होते हैं इलेक्शन से। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, इलेक्शन शुड बी फ्री, इलेक्शन शुड बी फेयर एंड इलेक्शन शुड बी टाइमली। इससे यह होता है कि हम 5 साल में या 10 साल में अपनी पावर को बार बार यूज करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और डेमोक्रेटिक सरकार को बने रहने देते हैं। दूसरी बात, अब जो चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे, दैट विल हैपन वंस एवरी 5 और 10 years। लेकिन इस 5 साल के बीच में क्या, 1 साल के बाद क्या, 2 साल के बाद क्या, 3 साल के बाद क्या, 4 साल के बाद क्या? तो क्या 5 साल तक अब हम चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं। जब भी सरकार कोई गलत काम करती है तो हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं, हम रैली निकालते हैं, हम कैंपेन्स निकालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सरकार बिजली का बिल अचानक से बढ़ा देती है तो हम इसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म करते हैं। न्यूज़पेपर में हमें कॉलम्स लिखे हुए मिलते हैं, मीडिया टीवी पर भौकाल मचा देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्याज के भाव अगर बढ़ जाते हैं तो सरकार उसको रेगुलेट करने की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। अगर एम्प्लॉयमेंट रेट कम होने लगता है तो लोग रैली निकालने लगते हैं कि हमें रोजगार दीजिए। अगर किसी महिला का के साथ कोई बुरा व्यवहार या दुष्कर्म होता है, उसके अगेंस्ट भी कैंपेन निकाला जाता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए लोग
पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए हमारे देश में हम सभी को अलर्ट रहना चाहिए, और मीडिया की भी, न्यूज़पेपर्स हो या टीवी के थ्रू मास मीडिया हो, इनकी अहम भूमिका है। एक बहुत अहम बात, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, आप में से कई लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि आई हेट पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग एपॉलिटिकल ही रहिए ना। आप में से किसको कह रहा है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करें या आप कांग्रेस को सपोर्ट करें? आप अपने देश को सपोर्ट कीजिए, आप इंडिया को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको इंडिया को सपोर्ट करना है तो किसी की भी सरकार है, उससे आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा। आप सवाल पूछेंगे सरकार से तो वो आपको जवाब देगी, और तभी आपके हिसाब से ये देश चलेगा। क्योंकि मत भूलिए, ये देश ना प्राइम मिनिस्टर का है, ना चीफ मिनिस्टर का है, ना डीएम कलेक्टर का है। ये देश है हम सबका, पीपल का। सेकंड की एलिमेंट, अब पार्टिसिपेशन की बात तो हो गई, सेकंड की एलिमेंट है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी दो इंसान भी आपस में बात करते हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाता है, कभी ना कभी तो मतभेद होते हैं। हमेशा याद रखिए, मतभेद हो सकते हैं मगर मन में भेद नहीं होना चाहिए। देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट इन डिबेट्स, बट देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट इन हार्ट्स। आजकल क्या होता है, दो लोग डिबेट करते हैं और आपस में बात करना ही बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में लॉ है, हमारे देश में पुलिस सिस्टम है, हमारे देश में जुडिशरी है, हमारे पास सेशन कोर्ट्स हैं, हमारे पास हाई कोर्ट है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। इन सब का काम है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करना। हमारे देश में पीस बना रहना चाहिए, उसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होने चाहिए। एक उदाहरण देता हूं। अब आप सभी लोगों ने इस नदी का नाम तो सुना ही होगा, कावेरी नदी का नाम। अब ये जो कावेरी नदी है, ये कर्नाटका से होके भी बहती है और ये तमिलनाडु से होके भी बहती है। कर्नाटका में इसके ऊपर कृष्ण सागर डैम बना हुआ है, वहीं तमिलनाडु में इसके ऊपर मुत्तूर डैम बना हुआ है। कर्नाटका इस नदी से, इस डैम की मदद से बेंगलोर को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है और अपने एग्रीकल्चर नीड को भी पूरा करता है। वहीं जो हमारा मुत्तूर डैम है, उसकी मदद से तमिलनाडु में भी पैडी की खेती होती है, यानी राइस की खेती होती है, और वहां के लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम भूमिका है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक राज्य ज्यादा पानी ले ले और दूसरे राज्य को कम पानी मिलने लगे। दोनों को बराबर पानी मिले, इसके लिए इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। यही मैं की एलिमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहा था। अगर रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो दंगे हो जाएंगे, झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, और ऐसे में डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, और जो दुखी हो जाएगा वो शुरू कर देगा डिक्टेटरशिप। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही है। अब तीसरा की एलिमेंट है इक्वालिटी एंड जस्टिस। हम लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, हमारे यहां पर जुडिशरी भी है, पुलिस सिस्टम भी है, मगर हमारे पास है संविधान। सबसे ऊपर है संविधान, जो हमको प्रोवाइड करता है इक्वालिटी, जो हमको देता है जस्टिस। उदाहरण के लिए, अनटचेबिलिटी इज बैंड, छुआछूत नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन कर चुका है, और यह बहुत जरूरी है। अब आप SC ST भी हैं तो भी आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश में एक स्टीरियोटाइप है कि अरे लड़कियों को क्यों पढ़ाया जाए, लड़कों को ही पढ़ाते हैं, लड़का ही आगे चल के हमको बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करे। इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चला सकती है। वो क्या कर सकती है, वो बोल सकती है कि लड़कियों की मैं फीस फ्री करता हूं,
ये सरकार ये कह सकती है कि 10% सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है, ताकि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट हो सके। मैं आपको एक दुख की बात बताता हूं, एक बिल ये बहुत लंबे समय से डिबेट में चल रहा है कि 1/3 ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। ये आज तक पास नहीं हुआ। मुझे दुख है, ये पास हो जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जब जाकर पार्लियामेंट में बैठेंगी तो वो अपनी समस्याएं बताएंगी। अब सोचिए, वुमेन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं और उसका हेड है मेन। अब एक आदमी को क्या पता एक महिलाएं की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो अगर हमें